नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के ख़ास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के लिए, पूरे दक्षिण एशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पे पूरे विश्व की नज़रें लगी हुई हैं, विश्व के सुपर पावर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान में होने वाले चुनाव की। अफ़गानिस्तान पिछले कुछ वर्षों से एक तरह से कहिए कि न्यू ग्रेट गेम का हिस्सा बन गया है, जिसमें दुनिया की बड़ी शक्तियां जो हैं काफ़ी उसमें दिलचस्पी ले रही हैं। अफ़गानिस्तान में होने वाले चुनाव, अफ़गानिस्तान में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 28 तारीख को 3 उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव अभियान की शुरुआत की, लेकिन चुनाव मैदान में कुल 18 उम्मीदवार हैं। 18 में से सिर्फ 3 उम्मीदवारों ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की और बाकी ने ये कह के मना कर दिया। किसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद नहीं है। किसी ने कहा कि अभी जो अमेरिका और तालिबान के बीच जो कतर में जो वार्ता चल रही है उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसके बाद जो है वो क्या वाकई ये चुनाव जो अभियान है वो चलते रहेंगे। अमरुल्लाह सालेह के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 20 लोग मारे गए और 40 लोग जख्मी हुए। और ये सिर्फ बम धमाका ही नहीं था, बल्कि बम धमाके के साथ उसके बाद गन बैटल भी हुए। लेकिन जो एक और उम्मीदवार हैं, उनका नाम है रहमतुल्लाह नबी। ये अफ़गानिस्तान इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ रह चुके हैं। इन्होंने ये कह के अपने कैंपेन शुरू करने से, अपना चुनाव अभियान शुरू करने से इनकार कर दिया कि सुरक्षा के जो बंदोबस्त की तैयारी जो चल रही थी, सुरक्षा बंदोबस्त की, जो 1 साल पहले से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने अफ़गानिस्तान की चुनाव शुरू करने से पहले कहा था कि सभी उम्मीदवारों को बख्तरबंद गाड़ियाँ दी जाएंगी चुनाव अभियान के लिए, क्योंकि तालिबान का ख़तरा जो है हर जगह मौजूद है। और उसका एक नमूना सालेह के ऊपर हमले के बाद जो है वो देखने को मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी रहमतुल्लाह नबील का कहना है कि उनको उस तरह की सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई जिस तरह की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने पहले इसका वादा किया था। रहमतुल्लाह नबील भी ये कह चुके हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष और भय मुक्त माहौल में नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो अपना कदम जो है फूंक फूंक के रख रहे हैं। अब एक चीज़ हम और देखते हैं कि तालिबान जो है, तालिबान के साथ जो तालिबान के साथ अमेरिका की जो बातचीत चल रही है, अभी तक कतर के अंदर 8 राउंड की उनकी वार्ता हो चुकी है। ज़िल्म खलीलजाद जो हैं अमेरिकी वार्ताकार हैं जो तालिबान से वार्ता कर रहे हैं, उसमें उसके पीछे क्या है। तो आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपने चुनाव के दौरान ही ये कहा था कि जब ये राष्ट्रपति बनेंगे तो अपने फौजों को, जो अमेरिकी फ़ौज जो है अफ़गानिस्तान में या सीरिया के अंदर जो मौजूद है, उसको वापस बुला लेंगे। और जो अमेरिकी इकॉनमी के ऊपर युद्ध की वजह से जो खर्च हो रहा है, वो उनका कहना था कि $50 बिलियन जो है हर साल इस युद्ध की वजह से अब अमेरिका को उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, उसको वो कम करके अमेरिकी लोगों की भलाई के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनके उस फैसले को उस वक्त उनकी पार्टी में और जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने इसका कड़ा विरोध किया था। लेकिन और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने हुक्म दिया था पिछले साल कि वो पेंटागन को उन्होंने कहा था कि पेंटागन अमेरिकी फ़ौजों को सीरिया और अफ़गानिस्तान में आधा करने के लिए उपाय सुझाए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान जो है इसमें एक प्लेयर के रूप में सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी अमेरिका के दौरे पे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बातचीत की और उनकी काफ़ी हाव भगत हुई। कई लोग उनके दौरे को काफ़ी सक्सेसफुल दौरा मान रहे हैं। पाकिस्तान में उनके दौरे को, इमरान खान के दौरे को काफ़ी सराहना हो रही है। इमरान खान की लीडरशिप की काफ़ी सराहना हो रही है कि उन्होंने अमेरिका से कुछ बार्गेन कर लेने में कामयाबी हासिल की। दरअसल अमेरिका भी जानता है और ये पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान के ऊपर अगर किसी बाहरी शक्ति का अगर कुछ नियंत्रण है तो वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की सेना का है, ISI का है। और ये भी कहा जाता है कि ISI ही तालिबान जो अफ़गानिस्तान में जो एक्टिव हैं
उनको पाकिस्तान की ISI ही हैंडल कर रही है। तो जाहिर है कि अगर तालिबान के ऊपर, तालिबान से किसी तरह का समझौता करना है या तालिबान को किसी तरह से अगर राज़ी करना है तो उसमें पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से जो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाले हैं 2020 में, उससे पहले वो अफ़गानिस्तान से अपने फ़ौजों को वापस बुला लें। और ये समझौता, ये भी कहा जा रहा है कि जो कतर में अभी इस महीने में होने वाली जो वार्ता है तालिबान के साथ, उसमें शायद कोई फैसला हो जाए। भारत, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत भी अफ़गानिस्तान में, भारत का काफ़ी बड़ा स्टेक है। भारत ने उनके अफ़गानिस्तान के पुनर्निर्माण में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और भारत ने ये अमेरिका के ऊपर साफ कर दिया है कि जो मौजूदा व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है अफ़गानिस्तान में, अगर तालिबान के साथ किसी भी समझौते में उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तालिबान के साथ चीन, रूस, जापान, ये सब एक बैक चैनल डिप्लोमेसी के थ्रू तालिबान से वार्ता कर रहे हैं। ऐसे में भारत को इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और भारत भी, शायद ये खबरें ऐसी आईं कि भारत भी एक बैक चैनल किसी तरह का संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा था ये तालिबान के साथ। तीसरी चीज़ जो इस तालिबान के साथ वार्ता के संबंध में जो सामने आई वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, उन्होंने ये जब वार्ता शुरू हुई थी और जब इसको अमेरिका ने आधिकारिक तौर पे इसकी स्वीकारोक्ति कर ली कि हाँ, हम तालिबान से बातचीत कर रहे हैं और उनसे किसी समझौते पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, अशरफ गनी ने ये कहा था कि ये समझौता उस तरह से नहीं होना चाहिए, अफ़गानिस्तान को उस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए कि जिस तरह से नजीबुल्लाह के साथ हुआ था। अब नजीबुल्लाह के साथ जो बात हुई थी, नजीबुल्लाह को का जो हश्र हुआ था तालिबान के हमले के बाद, उस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है कि ये भी सर्कमस्पेक्ट हैं। तालिबान की अफ़गानिस्तान सरकार जो है वो इसको लेके सर्कमस्पेक्ट है कि समझौते में कुछ इस तरह की बात ना हो। तीसरी चीज़ जो अभी मतलब पर्यवेक्षकों का ये कहना है कि अगर तालिबान के साथ समझौता होता है तो हो सकता है कि एक अंतरिम सरकार वहाँ बनाने की बात की जाए। भारत पहले ही इसकी मुखालफत कर चुका है और अफ़गानिस्तान में जो सरकार है वो भी इस बात की मुखालिफ है कि किसी तरह का एक अंतरिम अरेंजमेंट वहाँ पे तालिबान से समझौते के सिलसिले में हो। तो जाहिर है कि अभी यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में, अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। अफ़गानिस्तान में चुनाव की जो तारीख़ रखी गई है वो सितंबर के आखिर में है। तो जाहिर है कि अभी इसमें टाइम है, लेकिन 1 सितंबर तक ये कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ कोई समझौता हो जाएगा। तो अगर ये समझौता होता है तो क्या ये जो चुनाव अभियान है ये जारी रहेगा या फिर कोई अंतरिम अरेंजमेंट होगी, ये अभी देखने वाली बात होगी। और इस पे क्या सभी पक्ष राज़ी हो जाएंगे, क्या अफ़गानिस्तान सरकार वो राज़ी हो जाएगी? क्योंकि इसमें एक नुक्ते की बात ये भी है कि तालिबान पिछले 2-3 सालों से अफ़गानिस्तान में काफ़ी एक्टिव हो गया है और तालिबान के हाथों से अफ़गानिस्तान की सरकारी फ़ौजों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये कहा जाता है कि तकरीबन 28,000 सैनिक कुल पिछले 3-4 साल में मारे गए हैं, जो 2001 के बाद से 2014 तक उनकी संख्या करीब 20,000 के करीब जो अफ़गान सैनिक हताहत हुए थे, मारे गए थे। लेकिन इस बीच जो पिछले 3-4 साल का जो समय है, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी पकड़ मजबूत की है और ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के आधे से ज़्यादा क्षेत्र पे वर्चुअली तालिबान का कब्ज़ा है। तो ऐसे में अगर तालिबान जो है मजबूत होता है तो ये अगर अमेरिका वहाँ से बाहर आता है तो जाहिर है कि तालिबान मजबूत होगा। समझौता किस तरह से होता है कि क्या तालिबान अपनी ज़मीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करने देगा या किसी और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि में वहाँ पे लोग शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये भी एक बड़ी दूर की कौड़ी होती है क्योंकि अफ़गानिस्तान, तालिबान जो है कोई एक संगठित ग्रुप नहीं है, कई उसके धड़े हैं जो अलग अलग और किसी एक नेतृत्व को नहीं मानते। खुद पाकिस्तान के अंदर तालिबान का एक धड़ा है और अफ़गानिस्तान में तो है ही हैं। तो ये भी देखना एक बड़ी दिलचस्प बात होगी कि कोई समझौता हो जाता है तो क्या वो समझौता सारे तालिबान के सारे धड़ों को मान्य होगा या कोई एक धड़ा मानता है। ये एक बहुत बड़ी एक उलझन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सुलझाना है और सभी ये चाहते हैं
चीन हो या रूस हो या अमेरिका हो या भारत हो, ये सभी चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो है एक स्थायित्व की स्थिति आए, एक स्टेबिलिटी वहाँ पे हो, शांति हो। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अमेरिका के साथ तालिबान के समझौते के बाद वहाँ की क्या स्थिति होती है, चुनाव पे उसका क्या असर पड़ता है, अमेरिकी जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपतीय चुनाव जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या कोई अंतरिम सरकार बनती है, ये देखना अभी बाकी होगा। फ़िलहाल इतना ही इस कार्यक्रम में। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमें अपने सुझाव भी भेजते रहिए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।